हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं गुनाहों का देवता उपन्यास, जिनके राइटर हैं धर्मवीर भारती। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं गुनाहों का देवता उपन्यास सुनना। अगर पुराने जमाने की नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बाधाएं नियम नहीं है। कहीं कोई कसाव नहीं, हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और कहीं कोई कसाव नहीं, हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों में भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से भी चौड़ी सड़कें। यॉर्कशायर और ब्राइनट्स के उपकरणों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइंस और दलदलों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कहीं कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलयई, दोपहरे अंगारी तो शामें रेशमी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले और उसर की परती की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निवासित कोई मनमोजी कलाकार है, जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं। और चाहे जो हो, मगर इधर कुंवर, कार्तिक तथा उधर बसंत के बाद और होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण निश्चियम और पेंजी के फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत और आमों के बैरों की खुशबू से भी ज़्यादा महकदार होता है। सिविल लाइंस हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुशबूदार पार्क, लगता है कि हवा एक नटखट दोसिंजा की तरह कलियों के आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते तो आप जरा एक ओवरकोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाएं, तो इन खुली हुई जगहों की फींचा इछलाकर आपको अपने जादू में बांध लेगी। खासतौर से पो फटने से पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। बसंत के नए नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहली बालसुरी की अंगुलियां सुबह की राजकुमारी के गुलाबी वक्ष के बिखरे हुए भौरले गिस्सुओं को धीरे धीरे हटाती जाती है और क्षितिज पर सुनहरी तरुराई बिखर पड़ती है। एक ऐसा ही खुशनुमा सुबह थी, और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ वह सुबह से भी ज़्यादा मासूम युवक प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह ऑलफ्रेंड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमी के किनारे किनारे घूम रहा था। कत्थई स्वीट पी के रंग में पश्मीने का लंबा कोट, जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और दूसरे कॉलर में सिरों का एक पत्ती बटन होल में लगी हुई थी। सफ़ेद मक्खन जीन्स की पतली पैंट और पैरों में सफ़ेद जरी की पेशेवारी सैंडीले, भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रूखी सी भूरी लट। चलते चलते उसने एक रंग तिरछा गुच्छा इकट्ठा कर लिया था और रह कर वह उसे सूंघ लेता था। पूरब से आसमान की गुलाबी पंखुड़ियाँ बिखरने लगी थी और सुनहरे पराग की एक बौछार सुबह के ताजे फूलों की तरह बिछ गई थी। अरे सुबह हो गई, उसने चौंक कर कहा और पास का एक बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। पूरब के आसमान की गुलाबी पंखुड़ियाँ बिखरने लगी थी और सुनहरे प्रयाग की एक बौछार सुबह के ताजे फूलों पर बिछ रही थी। अरे सुबह हो गई, उसने चौंक कर कहा और पास में एक बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई?
अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। वह फिर संतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियाँ नोचकर नीचे फेंकने लगा। जमीन पर बिछने वाली सोने की चादर परतों पर परतें बिछती जा रही थी और पेड़ों की छायाओं का रंग गहराने लगा था। उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियां बिखरी थी और अब उसके पास सिर्फ एक फूल बाकी रह गया था। हल्के फसलाई रंग के उस फूल पर गहरे बोरंजी डोरे थे। हेलो कपूर, सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहाँ क्या झक मार रहे हो सुबह सुबह? उसने मुड़कर पीछे देखा। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्यों, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चाट डाली? अब इसे तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो। हाँ, शरीफ लोगों के लिए ही छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना, वह इसकी मेंबर बनना चाहती थी तो मुझे आना पड़ा। उसी का इंतज़ार भी कर रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है, नहीं गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में। और तुम प्रोटेक्निक से रिसर्च कर रहे हो? नहीं, इकोनॉमिक्स में। बहुत अच्छे, तो उनकी लड़की को सदस्य बनवाने आए हो? कुछ अजीब स्वर्गनी ठाकुर ने कहा। छी, कपूर ने हंसते हुए कहा। कुछ अपनी को बचाते हुए। यार तुम जानते हो कि मेरा उससे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग में हूँ उन्हीं के सहारे हूँ और आजकल तो उन्हीं के यहाँ पढ़ता लिखता हूँ। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनका सा भला आदमी मिलना मुश्किल है। तुम सफाई व्यर्थ दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से थे जो बेयार नाम विद्यार्थी होते हैं और कब तक वे यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे उनका कोई निश्चय नहीं। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे और घर के ताल्लुकादार, हंसमुख, फरिश्तियाँ कसने में मज़ा लेने वाले, मगर दिल के साफ, निगाह के सच्चे। बोले, एक बात तो मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं, उनसे अलग ही होकर आया था। समझ लो कि उन्होंने किसी न किसी बहाने मदद की है। अच्छा आओ, अब तक लोटस पॉन्ड, कमल सरोवर तक ही घूम ले, फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दोनों उठकर एक प्रीतमक कमल सरोवर की ओर चलती हैं जो पास ही में बना हुआ था। सीढ़ियाँ चढ़कर ही उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे बैठे कमलों की ओर एकटक देखते हुए ध्यान में तल्लीन है। छिपकली के दुबले पतले बालों की एक लट माथे पर चूमती हुई कोई प्रेमी है या कोई फिलस्फर है? देखा ठाकुर? नहीं यार, दोनों ने निकृष्ट कोटि के जीव हैं। ये कवि हैं, मैं इन्हें जानता हूँ। ये रविंद्र बसलिया हैं, एमए में पढ़ाता है। आओ मिलाएं तुम्हें। ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका तोड़कर पीछे से चुपके से जाकर उसकी गर्दन गुदगुदाई। बिसरिया चौंक पड़ा, पीछे मुड़कर देखा तो और बिगड़ गया। क्या यह क्या बदतमीजी है? ठाकुर साहब, मैं कितने गंभीर विचारों में डूबा था और सहसा बड़ी विचित्र स्वर्ग में आंखें बंद कर बिसलिया बोला, आह कैसा मनोरम प्रभात है। मेरी आत्मा में घोर अभिव्यक्ति हो रही थी। कपूर बिसरिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कुराया और इशारे में बोला, हे यार, शकल का चीज़ छोड़ो जला। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोले, माफ़ करना भाई बिसलिया, बात यह है कि हम लोग कभी तो हैं ही नहीं, इसीलिए समझ नहीं पाते क्या सोच रहे थे तुम। बिसरिया ने आंखें खोली तो एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या होता है? क्या होता है? कविता क्यों लिखी जाती है? फिर कविता के संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते जितना उपन्यास या कहानी संग्रह? बात तो गंभीर है, कपूर बोला। जहाँ तक मैं समझा और पढ़ा है, प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, जो मौसम बदलने के दिनों में होती है।
मसलन कुंवर, कार्तिक या फागुन, चैत। उसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होती है और कविता एक तरह का शनि पात्र होता है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं मिस्टर सिबरिया? सिबरिया नहीं, बिसरिया, ठाकुर साहब ने टोका। बिसरिया ने कुछ उज्जत, कुछ परेशानी और कुछ गुस्से से उनकी ओर देखा और बोला, क्षमा कीजिएगा, आप ये तो फ्राइडवादी हैं या प्रगतिवादी, और आपके विचार सर्वदा विदेशी हैं। मैं इस तरह के विचारों से घृणा करता हूँ। कपूर कुछ जवाब देने ही वाला था कि ठाकुर साहब बोले, अरे भाई, बेकार उछल गए हो तुम लोग, पहले विचार तो कर लो आपस में। ये है कि श्री चंद्र कुमार कपूर विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं और आप हैं श्री रविंद्र बिसलिया, इस वर्ष एमए में बैठ रहे हैं। बहुत अच्छे कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाया और फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब, आपको दुनिया में और कोई काम नहीं रहा जो आप कविता कहते हैं? बिसरिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोला, ठाकुर साहब, यह मेरा अपमान है। मैं इस तरह के सवालों का आदी नहीं हूँ। और उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो बैठो, ठाकुर साहब ने हाथ खींचकर बिछा लिया। देखो कपूर का मतलब तुम समझे नहीं। उसका कहना यह था कि तुमने इतनी प्रतिभा है कि लोग तुम्हारी प्रतिभा का आदर करना नहीं जानते। इसीलिए उन्होंने सहानुभूति में तुमसे कहा कि तुम और कोई काम क्यों नहीं करती, वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत शौकीन हैं, मुझसे बराबर तारीफ करते हैं। बिस्टिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिएगा, मैंने गलत समझा। अब मेरा कविता संग्रह छप रहा है, मैं आपको अवश्य भेंट करूंगा। और फिर बिस्लिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, आप लोग मेरी कविताओं की इतनी मांग करते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। अभी कल त्रिवेणी के संपादन मिले, कहने लगे अपना चित्र दे दो। मैं कहा कि कोई चित्र नहीं है तो पीछे पड़ गए। आखिरकार मैं एडिटेटर कार्ड उठाकर दे दिया। वाह, कपूर बोला, मान गए हम आपको। तो आप राष्ट्रीय कविता लिखते हैं या प्रेम की? जब जैसा अवसर हो, ठाकुर साहब ने चढ़ दिया। वैसे तो यह वालफ्रस्ट का कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन, शादी ब्याह का कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन का कवि सम्मेलन, सभी जगह बुलाए जाते हैं। बड़ा यश है इनका। बिसरिया ने प्रशंसा से मुग्ध होकर देखा, मगर फिर एक गर्व का भाव मुंह पर लाकर गंभीर हो गया। कपूर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो कुछ हम लोगों को भी सुनाइए ना। अभी तो मूड नहीं है, बिसरिया बोला। ठाकुर साहब बिसलिया को पिछले 5 सालों से जानते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि बिसलिया किस समय और कैसे कविता सुनाता है। अंत बोले, ऐसे नहीं कपूर, आज शाम को आओ, जरा गंगा किनारे चलेंगे, कुछ बोटिंग रहे, कुछ खाना पीना रहे, तब कविता भी सुनाना। कपूर को बोटिंग का बेहद शौक था। फौरन राजी हो गया और शाम को विस्तृत कार्यक्रम बन गया। इतने में एक कार उधर से लाइब्रेरी की ओर गुजरी। कपूर ने देखा और बोला, अच्छा ठाकुर साहब, मुझे तो इजाज़त दीजिए, अब चलो लाइब्रेरी में। वो लोग आ गए। आप कहाँ चल रहे हैं? मैं ज़रा जिम खाने की ओर जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तो शाम को पक्की रही? बिल्कुल पक्की, कपूर बोला और चल दिया। लाइब्रेरी के पोर्टिको में कार रुकी थी और उसके अंदर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी। क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? तुम्हें ही देख रही थी चंदर। और वह उतर आई, दुबली पतली नाटी सी साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं, केवल सुंदर, लेकिन बातचीत में बहुत दुलारी। चलो अंदर चलो, चंदर ने कहा। वह आगे बढ़ी, फिर ठिठक गई और बोली, चंदर, एक आदमी को 4 किताबें मिलती है। हाँ, क्यों? तो उसमें बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करना, बस। ज़्यादा को
हम क्या करेंगे? नहीं, चंदर हंसा। तुम्हारा तो दिमाग खराब है, खुद क्यों नहीं बनती मेंबर? नहीं, हमें शर्म लगती है। तुम बन जाओ मेंबर हमारी जगह पर, पगली कहीं की। चंदर ने उसका हाथ पकड़कर आगे ले चलते हुए कहा, वाह रे शर्म, अभी कल विवाह होगा तो कहना हमारी जगह तुम बैठ जाओ चंदर। कॉलेज में हम पहुंच गई लड़की, अभी शर्म नहीं छूटी इसकी, चल अंदर। और वह हिचकती ठिठुरती छेपती और मुड़ मुड़ कर चंदर की ओर रूठी हुई निगाहों से देखती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सुधा 4 किताबें लाते हुए निकली। कपूर ने कहा, आओ मैं ले लूं, तो बांस की पतली टहनी की तरफ लहराकर बोली, सदेश हूँ मैं, तुम्हें क्यों दूँ किताबें? मैं जाकर कार के अंदर किताबें पटक दी और बोली, आओ बैठो चंदर, मैं अब घर जाऊँगा। यह देखो, और उसके भीतर से किताबों का एक बंडल निकाला और बोली, देखो यह पापा ने तुम्हारे लिए दिया है, लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है ना, वहीं पढ़ने के लिए यह निबंध लिखा है उन्होंने। शाम तक यह टाइप हो जाना चाहिए। यहाँ संख्याएं हैं, वह खुद आपको बैठकर बोलना होगा। और पापा सुबह से कहीं गए हैं, समझे जनाब? उसने बिल्कुल अड़हर बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर शोक स्वरों में कहा। कपूर ने बंडल हाथ में ले लिया और कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलेख इतने पृष्ठ शाम तक कौन टाइप कर देगा? इसका भी इंतजाम है। और अपने ब्लाउज से एक पत्र निकालकर चंदर के हाथ में देती हुई बोली, यह कोई पापा की पुरानी ईसाई छात्रा है, टाइपिस्ट। इसके घर में तुम्हें पहुंचाई देती हूँ। मुखर्जी रोड पर रहती है यह, उसी के यहाँ टाइप करवा लेना और यह खत उसे ही दे देना। लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी, समझ गए? और तुम सोच रहे होगे कि इसी बहाने सुधा भी चाय भी पिला देगी, सो मेरा काम नहीं है जो मैं चाय पिलाऊं, पापा का काम है। या चलो आओ। चंदर जाकर भीतर बैठ गया और किताबें उठाकर देखने लगा। अरे चारों किताबों की किताबें उठा लाई, समझ में आएगी ना तुम्हारी? क्यों सुधा? नहीं, चिढ़ाते हुए सुधा बोली, तुम कहो तुम्हें समझा दें, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले क्या जाने साहित्य। अरे मुखर्जी रोड पर ले चलो ड्राइवर। चंदर बोला, इधर कहाँ चल रहे हो? नहीं, पहले घर चलो, सुधा बोली, चाय पी लो तब जाना। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगा, चंदर बोला। चाय नहीं पीऊँगा? वाह वाह, सुधा की हंसी में दुधिया बचपन छलक उठा। मुंह तो सूखकर गोभी हो रहा था। चाय नहीं पिएंगे। बंगला आया तो सुधा ने महाराजिन से चाय बनवाने के लिए कहा और चंदर को स्टडी रूम में बिठलाकर प्याले निकालने के लिए चल दी।